बॉलीवुड की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी रिलीज हुई है हक। इसको देखने के बाद आप बोलोगे मजा आ गया। जी हाँ, इसमें यामिनी गौतम और इमरान हाशमी ने बहुत ही बखूबी अपने रोल को निभाया है और मैंने ये मूवी देख ली है और ये मूवी काफी ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल एक्सप्लेन के साथ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1985 में और ये जगह है न्यू दिल्ली। एक रिपोर्टर के पास साजिया बानो नाम की औरत इंटरव्यू देने आती है। रिपोर्ट के जरिए पता चलता है कि साजिया के तलाक के हक के लिए लड़ रही हैं। वह नाइंसाफी के खिलाफ 10 साल से लगातार संघर्ष कर रही हैं। वो बताती है वो अपने पति अब्बास खान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन आज वो उसी प्यार और अपने हक के लिए लड़ रही हैं। और यहीं से सीन चेंज होता है और हम पास्ट में चले जाते हैं। अब से 1967 में चला जाता है। उत्तराखंड के एक शहर का कोर्ट दिखाया जाता है। अब्बास खान वह वकील के तौर पे अपना काम कर रहा होता है और साजिया बानो चोरी छुपे उसे देख रही होती है। जब अब्बास की नजर साजिया पर पड़ती है तो वो पास आकर कहते हैं कि मौलवी की बेटी को इस तरह छिपकर देखना शोभा नहीं देता। साजिया कहती है कि शादी से पहले थोड़ा छिपकर देख रही हूँ, इससे पता चलता है कि, और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अगले दिन अब्बास और साजिया की शादी होने वाली है। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। अब्बास बहुत ही अच्छा शौहर था जो हमेशा साजिया का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता था। साजिया भी अक्सर ऑफिस के समय फोन करके अब्बास का हाल लेती रहती थी और अब्बास को ये बहुत अच्छा लगता था। इसी बीच साजिया प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान यानी 7वें महीने के दौरान घर सजाते समय उनके पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। साजिया दीवार का एक हिस्सा तोड़कर फूलों के पौधे लगाना चाहती थी और पड़ोसी उसे रोकता है। साजिया जब पुलिस वालों को बुलाने की धमकी देती है तो पड़ोसी अब्बास को फोन कर देता है। अब्बास घर आता है और साजिया को लेकर पड़ोसी के पास जाता है और पड़ोसी के सामने साजिया को जमीन के कागज देता है और कहता है आज से ये जगह तुम्हारी है, तुम इसे तोड़ो या जो मर्जी करो, कोई रोके तो पहले पुलिस बुलाना, बाकी मैं देख लूंगा। पति का ऐसा साथ देखकर साजिया बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर उनका बेटा होता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। कुछ साल बाद उनके घर में एक बेटी और हो जाती है, लेकिन इसके बाद जिसे अब्बास का प्यार खत्म होने लगता है वो पहले की तरह साजिया का ख्याल नहीं रखता था। ऑफिस के समय साजिया फोन करती तो उठाना भी वाजिब नहीं समझता था। एक दिन पड़ोसी का लड़का और साजिया के बच्चे कुत्ते के साथ खेल रहे थे। तब पड़ोसन साजिया को बहुत खरी खोटी सुनाती है। साजिया मदद के लिए अब्बास को फोन करती है, लेकिन अब्बास मीटिंग में होने की बात बोलकर ये कह देता है कि तुम खुद संभाल लो। पर बेचारी साजिया से सिचुएशन संभल नहीं रही थी तो वो बार बार फोन करके अब्बास को परेशान कर रही थी। तो अब्बास बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और कहता है तुम मुझे ऑफिस के समय फोन करके परेशान क्यों करती रहती हो, अगर ऐसे दोबारा फोन किया तो मैं घर का फोन कटवा दूंगा। ये कहकर वो फोन रख देता है। साजिया दुखी हो जाती है और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। अब अब्बास घर आता है तो साजिया अपना गुस्सा दिखाती है, लेकिन अब्बास उल्टा अपना सामान पैक करना शुरू कर देता है। उसे कपड़े रखते देख साजिया कहती है कि ठीक है, अब गुस्सा नहीं करूंगी, तुम कपड़े पैक मत करो और कहीं मत जाओ। अब्बास कहता है मैं तुम्हारे गुस्से की वजह से नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए पाकिस्तान जाना होगा और जमीन जायदाद का कुछ काम है। ये बात कहकर अब्बास घर से निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं पर अब्बास का कोई फोन नहीं आता। साजिया बहुत ज्यादा परेशान होकर नौकरानी से फोन चेक करने को बोलती है। नौकरानी कहती है फोन तो ठीक है, साजिया के जाने वाले लोग जो पाकिस्तान में थे उनसे भी पूछताछ करती है पर अब्बास की कोई खबर नहीं मिलती। कुछ दिनों बाद अब्बास का फोन आता है। वो कहता है मैं काम में बिजी हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत करो। अब अब्बास गया था तब साजिया फिर से प्रेग्नेंट थी। अब वो अकेलेपन से जूझ रही थी। अचानक 3 महीने बाद बाहर गाड़ी की आवाज सुनकर उसके चेहरे पे एक बड़ी सारी मुस्कान आ जाती है। उसको लगता है कि अब्बास आ गया, लेकिन वो खुशी तुरंत ही गायब हो जाती है। अब्बास घर लौट आता है और उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी भी होती है। ये देखकर साजिया एकदम सन्न रह जाती है। साजिया बड़े गुस्से में पूछती है क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? अब्बास के साथ में अब्बास की अम्मी भी थी और वो जवाब देती है साजिया को और कहती है सायरा मतलब जो दूसरी पत्नी है उसके परिवार का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, इसलिए अब्बास को मजबूरन ये शादी करनी पड़ी। साजिया फिर से वही सवाल करती है। सास फिर से बीच में बोलती है सायरा का पति मर चुका है, वो बेचारी अनाथ थी, इसलिए अब्बास ने उससे शादी की है। साजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मुझे बिना पूछे दूसरी शादी। सास उल्टा उसे सुनाने लगती है कि 1 घंटा हो गया और बाहर नई बहू खड़ी है और तू बीच में क्यों खड़ी है, उसे घर के अंदर ले जाने दे।
सायरा घर के अंदर आती है और पड़ोसी भी उसे देखने पहुंच जाती है। साजिया किसी तरीके से खुद को संभालती है और पड़ोसी के सामने मामला संभाल लेती है। इसके बाद अब्बास साजिया के पास आता है और उसे समझाते हुए कहता है कि आज तुमने पड़ोसियों के सामने जो किया वैसा कोई नहीं करता। असल में हालात ऐसे ही थे कि मुझे शादी करनी पड़ी। तुम चिंता मत करो, सायरा तुम्हारा कोई हक नहीं छीनेगी। मैं उसे बाहर वाले कमरे में रखूंगा, वो तुम्हारी प्रेगनेंसी में भी मदद करेगी। अब्बास साजिया को बैठने को बोलता है, जो साजिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसी दोपहर जब साजिया छत पर कपड़े सुखाने जाती है तो सायरा आकर उससे कहती है कि उसे कुछ सामान चाहिए। साजिया उसे बाजार ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये देखकर पड़ोसन उसको तायना मारती है और बोलती है, बड़ी अकड़ती थी, अब देख सोतन के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है। दोनों बाजार जाती हैं। साजिया सायरा के लिए अपनी पसंद की चीजें खरीदने लगती है। ये देखकर सायरा बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है और कहती है, आप ये क्या खरीद रही हैं? जो मुझे पसंद होगा मैं वही खरीदूंगी। और ये अब्बास को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अब्बास की पसंदीदा चीजें ही खरीदनी है। आपको क्या लगता है अब्बास ने मुझसे सिर्फ शादी इसलिए की है? शायद आपको लगता होगा कि अब्बास मुझे सिर्फ आपकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर लाए हैं, तो आपकी सोच गलत है। सायरा आगे कड़वा सच बताते हुए कहती है कि मैं अब्बास का पहला प्यार हूँ। आपसे शादी करने से पहले अब्बास मुझसे बहुत प्यार करता था, पर मेरी शादी कहीं और हो गई, इसलिए उसने आपसे शादी कर ली। आप भले ही पहली पत्नी हो, मगर मैं उसका पहला प्यार हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे पहले पति की मौत की खबर सुनते ही वो मेरे पास दौड़े चले आए। वो तो उसी दिन मुझसे शादी करना चाहते थे, पर मैंने मना कर दिया। असल में अब्बास के लिए मैं असली का प्यार हूँ और आप तो बस चैरिटी हो। ये सुनकर साजिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिसे उसने इतना प्यार किया और उसने सिर्फ दया की वजह से उसे अपने साथ रखा। साजिया भारी मन से घर आती है और अब्बास से पूछती है, क्या आप सायरा को पहले से जानते थे? अब्बास बेरुखी से जवाब देता है, हाँ तो क्या हो गया? साजिया कहती है, उसे तो आपकी हर पसंद नापसंद सब कुछ पता है, यहाँ तक कि वो आपकी पसंद के कपड़ों के बारे में भी अच्छी तरीके से जानती है। अब्बास गुस्से में आकर साजिया को चुप रहने को बोलता है। साजिया कहती है कि मैं आपकी बेगम हूँ, शादी के बाद आपने कभी मेरा नाम नहीं लिया, आज ऐसा क्या हो गया जो आप मेरा नाम ले रहे हैं? अब्बास आप साजिया को सोने को बोलते हैं। आधी रात को साजिया बाहर वाले कमरे के पास जाकर सुनती है कि अब्बास और सायरा हंसी मजाक कर रहे हैं। ये सब सुनकर साजिया को बहुत दुख होता है, फिर वो सब कुछ सह लेती है। धीरे धीरे घर में सायरा का राज चलने लगता है और इसी बीच साजिया को एक और बच्चा होता है। बेचारी साजिया अपने तीनों बच्चों को पालने पोसने में लग जाती है और दूसरी तरफ अब्बास रंग मिजाज सायरा के साथ मजे करता रहता है और वो ये सब साजिया के सामने ही करता है और साजिया दिल पर पत्थर रखकर सिर्फ बर्दाश्त करने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। एक वक्त ऐसा आता है जब सायरा भी प्रेग्नेंट हो जाती है। दूसरी तरफ साजिया की शादी की सालगिरह आती है। वो खुशी खुशी नाश्ता लेकर अब्बास के ऑफिस पहुंचती है। अब्बास उस समय मीटिंग कर रहा था। वो उसे अचानक वहां देखकर पूछता है, यहाँ क्यों आई हो? साजिया बड़े प्यार से बताती है कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। अब्बास बाकी लोगों को बाहर बेचकर पूछता है, सालगिरह है तो क्या हो गया? साजिया कहती है कि आप मुझे समय ही नहीं देते और सारा वक्त सायरा के साथ बिताते हैं। अब्बास को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें टाइम पे मिलता है, फिर इतना समय समय क्यों करती है? अब जाओ यहाँ से। और वो भी इतनी कड़वी बातें करता है जिसे बाहर खड़े लोग भी सुन लेते हैं। साजिया के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। साजिया को पहली बार इतना ज्यादा गुस्सा आया था और उसके दिल को ठेस पहुंची थी और वो अपने तीनों बच्चों को लेकर मैके चली जाती है। इधर अब्बास को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। साजिया की तस्वीर उसकी मेज पे रखी थी और उसे देखकर महसूस करता है। वो फूल लेकर घर पहुंचता है और उसे क्या पता था कि साजिया घर से चली गई है। साजिया अपने तीनों बच्चों को अपने पिता के मदरसे में डाल देती है। एक दिन पिता बताते हैं कि अब्बास का फोन आया था और उसने बच्चों का हाल पूछा है। साजिया पूछती है कि क्या उन्होंने मेरे बारे में पूछा? तो बेचारे पिता मायूस होकर कहते हैं, नहीं। काफी दिन बीत जाते हैं। साजिया बस अब्बास के फोन का इंतजार कर रही थी और अब्बास इतना घमंडी आदमी था कि वो उसे एक फोन भी नहीं करता। एक दिन सास का फोन आता है और वो कहती है कि इतने दिन हो गए, घर वापस आ जाओ। साजिया कहती है, अगर अब्बास मुझसे माफी मांगेंगे तो ही मैं वापस आऊंगी। माफी की बात सुनकर सास को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब्बास भी चुप रहता है। साजिया मन ही मन सोचती है, अगर अब्बास एक बार सॉरी कह दे तो वो बिना कुछ कहे सोचे वापस चली जाएगी, लेकिन अब्बास बच्चों के खर्चे पैसे भी नहीं भेजता। बेचारी साजिया मजबूरी में एक दिन अपने पिता के साथ अब्बास के घर आती है और वो यहाँ देखती है कि यहाँ तो सब कुछ मामला चेंज हो चुका है, सारे एक बच्चा भी हो चुका है। अब्बास अपने बेटे को देखकर काफी खुशी और साथ मस्ती भी कर रहा है। साजिया अब्बास को अलग से बात करने के लिए बुलाती
बुलाती है। जब अब्बास आता है तो शाजिया बेचारी प्यार से पूछती है आप कैसे हैं। अब्बास उससे गुस्से में उल्टा सवाल करता है यहाँ क्यों आई हो। शाजिया कहती है आपने कई महीनों से बच्चों का हाल नहीं पूछा और उनके खर्चों के पैसे भी नहीं दे रहे हो। ये सुनकर अब्बास ताना मारता है तो क्या तुम यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आई हो। शाजिया कहती है बच्चे सिर्फ मेरे नहीं है, ये बच्चे तुम्हारे भी हैं, मैं ही अकेली क्यों संभालूं। अब्बास कहता है मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा था, तुम खुद गई थी क्योंकि तुम मेरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पाई। शाजिया जवाब देती है आपने मुझे बताकर शादी नहीं की थी। तब अब्बास ऊंची आवाज में कहता है दूसरी शादी करके उसने पुण्य का काम क्या है। इस पर शाजिया कहती है कि अगर इतना ही पुण्य का काम करने का मन कर रहा था तो हज कर लेते, दूसरी शादी क्योंकि। अब्बास गुस्सा होकर कहता है तुम असली मुस्लिम नहीं हो, इस्लाम में दूसरी शादी वाजिब है। शाजिया गुस्से में कहती है मुझे इस्लाम मत सिखाइए, आपने कभी कुरान नहीं पढ़ा, आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मे की नमाज के लिए भी आपको जबरदस्ती भेजना पड़ता था मुझे। अब्बास बात घुमाते हुए कहते हैं तुम सायरा से जलती हो इसलिए घर छोड़कर चली गई। शाजिया इस बात को मान लेती है और कहती है हाँ मुझे उससे जलन होती है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, ज्यादा पढ़ी लिखी है और आप मुझसे ज्यादा उससे ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने तो सब सच कह दिया, आप भी सच बोलिए, क्या आप उसे पहले से जानते थे क्या। उसके पति की मौत की खबर सुनकर आप उसके पास भगते हुए चले गए थे। अब्बास और भड़क जाता है और गुस्से में कहता है तुम शादी को खेल समझती हो, तभी घर छोड़कर चली गई। तभी शाजिया कहती है खेल मैं समझ रही हूँ या आप, एक औरत शादी की बात क्या चाहती है आपको पता नहीं। बहस बढ़ती है तो अब्बास उसकी बेइज्जती करने लगता है। शाजिया कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए आई हूँ, आपने हर महीने बच्चों के लिए 400 रुपए देने का वादा किया था। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर पहुंचकर शाजिया के पिता को कोई समझाता है कि मामला सुलझाकर बेटी को ससुराल भेज दो, लेकिन पिता शाजिया के साथ खड़े रहते हैं और कहते हैं तू जो भी फैसला करेगी मैं तेरे साथ हूँ। साल 1975 आ जाता है। 8 साल की शादी के हक के लिए शाजिया एक वकील के पास आती है। वो अब्बास के नाम पर केस करना चाहती है पर वकील अब्बास का नाम सुनकर हैरान रह जाता है। शाजिया कोर्ट में अब्बास के खिलाफ मामला दर्ज कराती है जिसे अब्बास का असिस्टेंट सुन लेता है और अब्बास को जाके बताता है। शाजिया का केस कोर्ट में आता है। जब जज वकील के बारे में पूछता है तो शाजिया कहती है कि उसका कोई वकील नहीं और वो खुद अपनी बात रखेगी। वो बताती है कि उसका पति अब्बास उसके 3 बच्चों का बाप है, उसने अपने 3 बच्चों का ख्याल नहीं रखा इसलिए वो केस करने आई है। जज ये सुनकर उसे काजी के पास जाने को बोलता है। शाजिया कहती है वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे आई हूँ। शाजिया कहती है अगर मैं किसी का कत्ल करूँ तो आप केस लेंगे, फिर ये केस क्यों नहीं ले रहे। तभी वकील बेलजार उसका साथी फराज जे धारा 125 के तहत शाजिया का केस लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब्बास का असिस्टेंट उसे बताता है कि धारा 125 का मतलब है इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। ये सुनकर सायरा डर जाती है और अब्बास से कहती है कि सिर्फ 400 की तो बात है, मामला सुलझा लीजिए। अगले दिन अब्बास शाजिया को बुलाते हैं और पहले बच्चों का हाल पूछता है, फिर कहता है कि तुम कोर्ट नहीं जाना चाहिए था। शाजिया बोलती है कि मैं भी केस नहीं करना चाहती, अगर सुलह हो जाए तो अच्छा है। अब्बास गुस्से में पूरा गुस्सा निकालता है और कहता है कि मैं सिर्फ सायरा से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तुमसे पहले भी मैं सायरा को ही चाहता था और तुमसे शादी करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इतना कहकर वो उसे पैसे देता है और गुस्से में शाजिया को 3 तलाक भी दे देता है। शाजिया तो समझ ही नहीं पाती कि अचानक ये सब क्या हो गया। शाजिया बहुत ज्यादा शौक में थी, बल्कि अब्बास की माँ और बहन भी हैरान रह जाती है। माँ कहती है इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझे बताया तो होता। अब्बास कहता है उसने धारा 125 के तहत केस किया है इसलिए तलाक देकर मैंने उसका इस हक से बाहर कर दिया। वो कहता है कि मेरी कोर्ट में इज्जत है, मेरा रुतबा है। दूसरी तरफ बेचारी शाजिया के ऊपर तो पहाड़ ही टूट जाता है। वो रोते हुए अपने घर आती है। जब वो बेचारी घर पहुंचती है तो अब्बास नौकरानी के हाथों शाजिया का सारा सामान भिजवा देता है। शाजिया सिलाई मशीन चलाकर अपने दुख को भुलाने की कोशिश करती है। इसी बीच वकील बेला और फराज आकर उसे संभालते हैं। शाजिया ने रोते हुए बताती है कि अब्बास ने उसे तलाक दे दिया है। जी हाँ, उसने उसको 3 तलाक दे दिया है, कुरान में इसके बारे में साफ लिखा हुआ है। बेला कहती है तुम क्या कहना चाहती हो कि शरीयत के हिसाब से तलाक नहीं हुआ है? अगर ऐसा है तो 125 अभी भी लागू है। इसलिए बेला कोर्ट में फिर से शाजिया का पक्ष रखती है। वो कहती है कि अब्बास ने अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रखा, वादा 400 महीने देने का हुआ था पर वो भी नहीं दिया, इसलिए हम मांग करते हैं कि वो हर महीने 400 दे। अब्बास कहता है कि मैंने 3 महीने पहले ही उसे तलाक दे दिया। बेला कहती है ये बिदायत तलाक था इसलिए तलाक नहीं हुआ। अब्बास कोर्ट में दावा करता है कि उसने शरीयत के हिसाब से तलाक दिया है। तभी पीछे से शाजिया बोलती है कि एक सांस में 3 तलाक बोलना जायज नहीं, इसलिए इस्लाम में। शाजिया कहती है कि कुरान में बताया गया है। वो आगे कहती है तलाक देने के लिए कुरान का ज्ञान होना जरूरी है, पर आपने तो कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, फिर तलाक कैसे हो गया?
बहस बढ़ती देख जज कहता है कि ये केस यहाँ पर नहीं, ये मुस्लिम लोग का मामला है, इसलिए मुस्लिम कोर्ट जाइए। शाजिया के पिता उसे मस्जिद ले जाते हैं। शाजिया अपना चेहरा ढककर मस्जिद पहुंचती है। वो काजी और वकील मिलकर शाजिया पर भी आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि शाजिया ने शरीयत का अपमान किया है। वो कहते हैं जो मामला काजी सुलझा सकता था उसे कोर्ट में ले जाकर उसने इस्लाम का अपमान किया है। वो शाजिया के पिता को भी बड़ी खड़ी खोटी सुनाते हैं। वो लोग बोलते हैं क्योंकि वो खुद एक मौलवी है। शाजिया अंदर से बार बार सवाल उठाती है। वो कहती है मैं पहले काजी के पास ही गई थी पर उन्होंने सही समाधान नहीं दिया और ये तलाक मान्य नहीं है। वो कुरान का हवाला देकर कहती है कि एक सांस में 3 तलाक देना वाजिब नहीं, तलाक से पहले 3 महीने का समय दिया जाता है ताकि पति पत्नी के बीच झगड़ा सुलझ सके। वो कहती है शादी कोई गुड़िया गुड्डी का खेल नहीं है। वो सूरह बकरा और सूरह निसा की आयतों का उदाहरण देती है। लेकिन अब्बास की तरफ के लोग कहते हैं कि शरीयत में तलाक का जिक्र साफ लिखा है और तुम उसे मान क्यों नहीं रही हो। शाजिया कहती है कि इस्लाम में शरीयत में ये भी साफ लिखा है एक पति अपनी पत्नी की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। वो इसके लिए सूरह निसा का उदाहरण देती है। वो आगे कहती है अगर मर्द शरीयत के बाहर जाकर दूसरी शादी कर सकता है तो औरत अपना हक क्यों नहीं मांग सकती। मौलवी अब शाजिया से कहते हैं कि तुम कौम पर सवाल उठा रही हो, तुम काफिर हो गई हो। शाजिया जवाब देती है आप ऐसे नहीं बोल सकते, मेरे और मेरे अल्लाह के बीच क्या है, ये मेरा निजी मामला है, इसमें आप सवाल मत उठाइए। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो सब कुछ कुरान में लिखा है इसलिए ही कह रही हूँ। बेटी की ऐसी हिम्मत देखकर शाजिया के पिता बहुत खुश होते हैं और वो गर्व से उसे लेकर मुस्लिम कोर्ट के बाहर आते हैं। इसके बाद शाजिया बेचारी कोर्ट के चक्कर ही लगाती रहती है। पैसों की तंगी होने की वजह से उसने अपने सोने के गहने भी बेच देने पड़ते हैं। इस तरह 4 साल और बीत जाते हैं। साल 1979 में शाजिया और अब्बास का मामला फिर से शुरू होता है। वहाँ अब्बास फिर से एक ही बात कहता है मैंने शरीयत के हिसाब से तलाक दिया था और मेहर की रकम भी दे दी है, इसलिए धारा 125 के तहत इस केस का कोई मतलब नहीं। वकील बेला सवाल उठाती कि अगर तलाक हो भी गया तो भी आपको अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना होगा जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। 1 साल और केस चलने के बाद आखिर शाजिया की जीत होती है। कोर्ट में अब्बास की चिट्ठी भेजी जाती है। वो शाजिया को साल के 1000 दे, लेकिन इतने में शाजिया का गुजारा कैसे होगा, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। इधर पिता के मदरसे के स्टूडेंट्स भी अब स्कूल जाने लगते हैं जिससे मदरसा खाली हो गया। फिर भी पिता हार नहीं मानते और कहते हैं वो अपनी बेटी के साथ हैं। समाज की नजरों में शाजिया जैसे सबकी दुश्मन बन जाती है। लोग उसे अब अजीब नजरों से देखते हैं और दीवार पर उसके खिलाफ न जाने क्या क्या लिखते हैं। साल 1981 आ जाता है। हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा असर शाजिया पे पड़ता है। वो किसी तरह अपने तीनों बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। जब पिता उसे सुरक्षित जगह ले जाने को बोलते हैं तो शाजिया जमीन के कागज निकालती है और वकील फराज को लेकर अब्बास के ही घर पहुंच जाती है। शाजिया उसी जगह पर अपना हक जताने लगती है और घर के बाहर वाले कमरे में रहने लगती है। कमरा साफ करते समय वो खिड़की से देखती है कि उसके आने की वजह से अब्बास और सायरा के बीच में काफी बहस हो रही है। दूसरी तरफ काजी और हुजूर अब्बास को बताते हैं कि जबकि शाजिया एक बार केस जीत गई है, इससे अब बहुत सी औरतें तलाक पर सवाल उठा रही हैं और कोर्ट जा रही हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी शरीयत खतरे में पड़ सकती है। अभी केस सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हमारे अब पूरे देश का मामला बन गया है। ये सुनकर अब्बास कहता है कि मैं इतनी आसानी से शरीयत कानून पर सवाल उठने नहीं दूंगा, मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ। 1982 में हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाती है। वकील बेला भी वहाँ पर कहती है कि तलाकशुदा पत्नी होने के बाद भी जब तक दूसरी शादी नहीं होती तब तक अब्बास शाजिया और बच्चों का खर्चा उठाना होगा। अब्बास दलील देता है कि एक्स वाइस एक सेकुलर शब्द है, शरीयत में ऐसा कुछ नहीं होता। बेला जवाब देती है कि इस कोर्ट में शरीयत या सेकुलर का सवाल नहीं है, उठना ही नहीं चाहिए। अब्बास कहता है कि तलाक एक कानूनी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना है, एक बार ये खत्म हुआ तो सब खत्म। बेला पूछती है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है पर रिश्ता कैसे खत्म होगा? आप एक्स या फिर तलाकशुदा जैसे शब्द भले ही लेंगे पर शब्द के आखिर में तो पत्नी ही रहेगा ना। अब्बास कहता है जिस दिन तलाक हो गया उस दिन से पति पत्नी एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते हैं। बेला तब बच्चों के साथ वाली तस्वीर दिखाती है और पूछती है तो इस रिश्ते को आप क्या कहेंगे? सिर्फ बच्चों की माँ और कुछ नहीं। जज उन तस्वीरों को देखता है। बेला पूछती है जब उसने इन बच्चों को जन्म दिया तब वो क्या आपकी पत्नी थी? अब्बास ऑब्जेक्शन करता है। तब बेला उसे याद दिलाती है ये शरीयत का कोर्ट नहीं, ये सेलर कानून चलता है। अब्बास चुप हो जाता है और बेला कोर्ट में कहती है कि जो सवाल पहले एक परिवार की छोटी सी डायरी तक सीमित था अब वो अदालत में पहुंच गया है। फिर वो पत्नी शब्द पर और उसकी अहमियत पर अपनी बात रखती है। कोर्ट के बाद जब शाजिया बाहर आती है तो देखती है कि उसके तीनों बच्चे बाहर बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। बचपन से ही वो ये सब कुछ देखते आ रहे हैं। माँ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है और उसने अपने बच्चों को कभी अकेले नहीं छोड़ा, वो खुद उन्हें अच्छी शिक्षा दे रही है। उसी रात सायरा खिड़की से शाजिया को कुरान पढ़ते हुए देखती है और अब्बास से कहती है वो हमसे ज्यादा शरीयत के बारे में जानती है। अगली सुनवाई के दिन
अब्बास वकील के बेल असिस्टेंट फराज को पैसे देकर खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन फराज नहीं बिकता। कोर्ट में अब्बास कहता है कि शादी के समय जो मेहर तय हुई थी वो मैंने तलाक के समय दे दी, इसलिए अब और कुछ देने का सवाल नहीं उठता। बेला इस पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि मेहर तो शादी के दिन ही देनी चाहिए, पर बहुत सी औरतों को ये मिलता नहीं और वो मांगती भी नहीं। बेला इसकी तुलना हिंदी रीति रिवाज के कन्यादान से करती है। इस पर अब्बास भड़क जाता है और कहता है कन्यादान तो दहेज जैसा है, उसे मेहर से मत जोड़िए। बेला कहती है कि पत्नी की संपत्ति को दहेज नहीं कहा जा सकता। अब्बास कहता है जब बात कोर्ट तक आती है तो वो दहेज जैसा ही होता है। जज थोड़ा गुस्सा होता है, अब्बास को सीधा जवाब देने को बोलते हैं। अब्बास थोड़ा सा बीमार महसूस होने का नाटक करता है, इसलिए कोर्ट को टालने की मांग करता है। कोर्ट के बाद अब्बास शाजिया के पास जाकर कहता है इस बार भी तुम ही जीतोगी। ये बात बेला सुन लेती है और वो शाजिया को सावधान करती है कि अब्बास कोई बड़ी चाल चल रहा है। हाई कोर्ट की कार्रवाई 1 साल और चलती है। 1983 में हाई कोर्ट शाजिया के पक्ष में फैसला सुनाती है और अब्बास फिर हर महीने 180 देने का आदेश देता है। इस फैसले के बाद बेला मिठाई लेकर अब्बास के केबिन में जाती है और कहती है आप ये केस जानबूझ के हारे हैं ताकि आप इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जा सकें और तलाक के कानून को ही बदल सकें। अब्बास कहता है मुझे नहीं पता आप इतनी जल्दी समझ जाएंगी। बेला कहती है हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। अब्बास कहता है सेकुलर कानून के जरिए शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये मैं चुपचाप नहीं देख सकता। शरीयत को बचाना हमारा फर्ज है। बेला कहती है पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना भी तो फर्ज है ना। फिर बेला मिठाई वापस ले जाने लगती है और कहती है आपको शुगर है तो मिठाई नहीं खा सकते, ये बात मुझे शाजिया ने ही बताई है। ये सुनकर अब्बास चुप हो जाता है। सायरा अब अब्बास से कहती है कि अगर जरूरत पड़े तो 180 दे दूंगी, पर अब आप सुप्रीम कोर्ट में केस मत करो। अब्बास जवाब देता है कि 180 के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। इसके बाद सायरा शाजिया के कमरे में जाती है और उससे कहती है तुमने ये सब क्या शुरू कर दिया है। साजिया कहती है मैं तो 180 में मान गई थी पर अब्बास नहीं मान रहे। सायरा कहती है वो तुमसे प्यार करता है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। साजिया जवाब देती है मैंने भी तुम्हें स्वीकार कर लिया, पर तुमने अपना हक पाने के लिए सारा सच बता दिया, जबकि तुम जानती थी इसका अंजाम बुरा होगा। हमेशा सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, इज्जत भी चाहिए। उसी दिन शाजिया की माँ अब्बास के घर फोन करती है। अब्बास की माँ फोन उठाती है। शाजिया की माँ कोई जरूरी बात करना चाहती थी, पर अब्बास की माँ फोन देने से मना कर देती है। असल में शाजिया के पिता का देहांत हो गया। अब ये खबर लास्ट में वकील फराज आकर शाजिया को देता है। शाजिया तुरंत घर भागती है और पिता की मौत से बुरी तरीके से टूट चुकी थी। अब्बास मिट्टी देने आता है और अपने बड़े बेटे को बुलाता है, पर उसका बेटा उसे भाव नहीं देता। पिता को दफनाने के बाद शाजिया उनकी चीजें देखकर रो रही थी। उसे कुरान शरीफ में पिता की लिखी एक पर्ची मिलती है जिसपे लिखा था शाजिया बानो तू सही थी। ये देखकर वो और बिलख कर रोने लगती है। एक दिन जब शाजिया बाजार जाती है तो कोई पड़ोसी आदमी उसे और उसके पिता को लेकर गंदी बातें बोलने लगता है। शाजिया सबके सामने उसे जवाब देती है आप तो दिन रात अपनी बीवी को पीटते हो और सुबह कुरान ज्ञान देते हो। वो आदमी गुस्से में कहता है कुरान में पत्नी को काबू में रखने का निर्देश दिया गया है। शाजिया कहती है आपने कुरान ठीक से नहीं पढ़ी, अगर पढ़ा होता तो दूसरों को बुरा भला नहीं कहते और अपनी पत्नी पर जुल्म नहीं करते। कुरान का पहला शब्द इकरा है जिसका मतलब है पढ़ो, सिर्फ दूसरों से सुनो नहीं। वो आदमी मौलवी था इसलिए वो और भी भड़क गया। वो सब लोगों को बोलता है कि अब से कोई भी शाजिया से बात नहीं करेगा, उसे कोई सामान भी नहीं बेचेगा और उसके बच्चों के साथ कोई खेलेगा भी नहीं। शाजिया जब घर आती है दरवाजा खोलती है तो उसका सामान उसे मिलता है जो सायरा ने उसके लिए चुपके से भिजवाया था। अब देखते ही रोजे शुरू हो जाते हैं। शाजिया के दोनों बेटे नाना के कब्र पे दुआ करने आते हैं। वो अब्बास को देखकर दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं। अब्बास तब शाजिया के कमरे में आता है और कहता है कि मेरे बच्चे मुझे देखकर दूर चले जाते हैं, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। आज पवित्र रात है, मैंने बहुत गुनाह किए, शायद माफी ना मिले, पर तुम्हारा क्या होगा। मैंने तो सिर्फ माचिस की तिल्ली जलाई थी, तुमने तो पूरी दुनिया में आग लगा दी। शाजिया उसे खाना देती है और कहती है दुआ करती हूँ इस पाक दिन में आपके सारे गुनाह माफ हो जाए। 1983 में सुप्रीम कोर्ट में शाजिया बानो और अब्बास के केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। पहले दिन अब्बास अपनी बात रखता है। वो कहता है कि अब ये केस हमारे बीच का नहीं रहा, ये पूरे देश का मामला है। हिंदुस्तान में मुस्लिम शरीयत कानून बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, पर धारा 125 से चुनौती दे रहा है। शरीयत के नियम टूट रहे हैं जो मुसलमानों के लिए काफी बुरा है। शरीयत के हिसाब से तलाक के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। ये केस निचली अदालत में खत्म हो जाना चाहिए था, इसे यहाँ पर लाकर शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद फराज शाजिया को बेला के सामने कहते हैं कि आज अब्बास ने जो बात कही है, मैं जब उनकी बातों से सहमत हो रहा हूँ तो पता नहीं जज क्या सोच रहा होगा। लेकिन घर पर सायरा फिर से अब्बास को टोकती है और कहती है कि शाजिया बानो सही थी। अब्बास इस पर सायरा पर काफी गुस्सा होता है। साल 1984 आ जाता है और अब सुप्रीम कोर्ट में शाजिया की बोलने की बारी थी। वकील बेल जान कहती है कि मेरा क्लाइंट खुद अपनी बात रखेगी। शाजिया पहले थोड़ी घबराई हुई थी,
फिर अपना नाम उसका मतलब बताकर बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि 1 साल पहले मेरे पिता गुजर गए। मेरे पिता ने पूरे गांव को शिक्षा दी, लेकिन मेरी इस लड़ाई की वजह से समाज ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मेरे बच्चों के साथ खेलने के लिए कोई नहीं बचा। बच्चों के लिए माता पिता का साथ सबसे बड़ी सुरक्षा है, जो उन्हें कभी नहीं मिला। मैं तो बस एक लाश की तरह थी। एक बार सोचा कि ये सब छोड़ दूं। ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन गलत नियमों के खिलाफ है जो औरतों के साथ होता है। शाजिया आगे कहती है कि मुस्लिम बोर्ड आज अब्बास के साथ है, क्योंकि उन्हें शरीयत बचानी है। अब्बास ने कहा कि बड़ी लड़ाई के बाद संविधान बना, और उस संविधान में महिलाओं की भूमिका है। मेरी शादी 17 साल पहले हुई थी। 8 साल बाद अब्बास ने मुझे बिन बताए दूसरी शादी कर ली। शादी से पहले उनका रिश्ता शरीयत के खिलाफ था, पर तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। पर अब जब एक औरत अपने हक की बात करती है तो शरीयत बीच में आ जाती है। शादी कोई खेल या सिर्फ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये प्यार और सम्मान का बंधन है। वो रोते हुए कहती है कि मैंने इतने सालों में जाना कि जो कुरान में वही असली संविधान है। मैं हिंदुस्तान की मुस्लिम औरत हूँ और अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। मेरे पिता ने बड़े प्यार से मेरा नाम शाजिया बानो रखा था, जिस पर आज समाज ने कलंक लगा दिया, और ये मैं वो कलंक धोने आई हूँ ताकि आगे कोई भी अपनी बेटी का नाम शाजिया रखने से डरे नहीं। अब एक और साल बीत जाता है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट अपना आखिरी फैसला सुनाता है। कोर्ट बताता है कि धारा 125 के तहत तलाकशुदा औरतों को गुजारा भत्ता मिलेगा। कोर्ट में साफ किया कि फैसला कुरान के नियमों के अनुसार ही है, क्योंकि कुरान में भी औरतों के हक की बात की गई है। शाजिया बानो को हर महीने 180 देने का आदेश दिया जाता है। शाजिया बानो यह कानूनी लड़ाई जीत जाती है। फैसला आने के बाद शाजिया और अब्बास एक दूसरे को दूर से देखते हैं। पत्रकार शाजिया को घेर लेते हैं और पूछते हैं, अब आपका गुजारा कैसे होगा? शाजिया कहती है कि मैंने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाती हूँ और उसी से मेरा घर चल जाएगा। फिल्म के लास्ट में शाजिया को कुरान पढ़ते हुए दिखाया जाता है। ये कहानी हमें बताती है कि शादी के बाद पत्नी को पूरा सम्मान देना चाहिए। इस्लाम में शादी के लिए पत्नी की सहमति जरूरी है। और यहीं भी ये फिल्म खत्म होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये फिल्म एक सच्ची घटना पे आधारित है।